नमस्कार। आज हम भारत के कानूनी इतिहास में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो 160 सालों से भी ज्यादा वक्त से हमारे देश में अपराध और सजा तय कर रहा था, उसे अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के जमाने के इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की, जो अब इतिहास बन चुका है और इसकी जगह ली है नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर 160 साल पुराने जमे जमाए कानून को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब ऐसा क्या था जो आईपीसी में ठीक नहीं था, जिसे बीएनएस को आके ठीक करना पड़ा। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस टेबल को देखते ही बड़े बदलाव की तस्वीर साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ है आईपीसी, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने अपने राज को चलाने के लिए बनाया था, और दूसरी तरफ है बीएनएस, जिसे आज के भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर हमारी संसद ने बनाया है। धाराओं को 511 से घटाकर 358 कर दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ धाराओं को कम करना नहीं, बल्कि कानूनी उलझनों को कम करना है, ताकि प्रक्रिया थोड़ी तेज हो। और सबसे बड़ी बात, भाषा। कोशिश की गई है कि कानून इतना सरल हो कि वो सिर्फ वकीलों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आम लोगों की समझ में भी आए। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम उन नए अपराधों पर नजर डालेंगे जो आज के जमाने की सच्चाइयों को दिखाते हैं। इसके बाद उन पुराने कानूनों की बात होगी जिन्हें अब हटा दिया गया है। फिर हम न्याय की नई संरचना को समझेंगे और आखिर में इस सब का हम पर क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि आईपीसी एक औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल कानून था। इसका मकसद भारतीयों को न्याय देना कम और उन पर शासन करना ज्यादा था। देखिए, वक्त के साथ समाज बदला, अपराध करने के तरीके बदल गए, लेकिन हमारा कानून काफी हद तक वहीं का वही खड़ा रहा। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। 1860 में बना कानून आज़ादी के बाद भी हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बना रहा। इतने दशकों तक हम उसी कानून के सहारे चलते रहे। लेकिन अब 2024 में बीएनएस के लागू होने के साथ हमारे देश के कानूनी इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। ये जो नंबर है 358, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये नए कानून की सोच को दिखाता है, और वो सोच है सरलीकरण। 511 धाराओं के जटिल जाल को कम करके 358 पर लाया गया है। मतलब कानूनी दांवपेच का जो मकड़ जाल था, उसे सुलझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद यही है कि इससे सुनवाई तेज होगी और न्याय मिलने में देरी कम होगी। तो अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि ये नया कानून आज के दौर की चुनौतियों से, खासकर नए जमाने के अपराधों से कैसे निपटता है। ये वो अपराध हैं जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि हमारे पुराने कानून में इनमें से कई की कोई साफ परिभाषा ही नहीं थी। आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब लिंचिंग जैसी गंभीर समस्याएं अब सिर्फ सामाजिक बुराइयां नहीं हैं, बल्कि बीएनएस में बाकायदा परिभाषित अपराध हैं। ये दिखाता है कि हमारा कानून अब जमीनी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। पहली बार देश में संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक राष्ट्रीय कानून के तहत लाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सिर्फ एक अकेले अपराधी को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गिरोह को, पूरे सिंडिकेट को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है, चाहे वो जमीन पर कब्जा करने वाला माफिया हो या फिर इंटरनेट पर फ्रॉड करने वाला कोई गैंग। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा, एक ऐसा अपराध जिसने पूरे देश को कई बार झकझोरा है। बीएनएस में अब इसकी एक बहुत साफ परिभाषा है। जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी की जाति, धर्म या ऐसे किसी और पहचान के आधार पर उसकी हत्या कर देते हैं, तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा, और ये एक बेहद गंभीर अपराध होगा जिसके लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है। चलिए अब बात करते हैं उन कानूनों की जिन्हें हटा दिया गया है। मतलब उन्हें अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया है। ये हमारे औपनिवेशिक अतीत से पीछा छुड़ाने जैसा है। एक बहुत ही बड़ा और हमेशा विवादों में रहने वाला कानून अब खत्म हो चुका है, और वो कानून है, जी हां, राजद्रोह यानी सेडिशन की धारा 124A। ये वही कानून है जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से लेकर बाल गंगाधर तिलक जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किया था। आजादी के बाद भी इस पर हमेशा ये आरोप लगा कि इसका इस्तेमाल सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है। अब इसे औपचारिक तौर पर हटा दिया गया है।
पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजद्रोह शब्द को हटाने से राजद्रोह की भावना भी खत्म हो गई है, या फिर इसे किसी नए पैकेट में दोबारा पेश किया गया है? यहां थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। राजद्रोह शब्द तो चला गया, लेकिन बीएनएस में एक नई धारा आई है 152। ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों पर सजा देती है। फर्क यह है कि पुराना कानून सरकार के खिलाफ असंतोष को अपराध मानता था, जबकि नया कानून देश के खिलाफ किए गए कामों को अपराध मानता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसकी भाषा अभी भी काफी व्यापक है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासकर अब जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल हैं। अच्छा, अब आते हैं चौथे हिस्से पर। देखिए, बीएनएस सिर्फ नए अपराध जोड़ने या पुराने हटाने के बारे में नहीं है। इसने न्याय देने के पूरे तरीके, उसकी बनावट में भी कुछ अहम बदलाव किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ चैप्टर्स का क्रम नहीं है, ये प्राथमिकताओं का क्रम है। पुराने आईपीसी में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों का चैप्टर काफी बाद में आता था, लेकिन बीएनएस में इसे चैप्टर 5 में, यानी देश के खिलाफ अपराधों के ठीक बाद जगह दी गई है। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं, ये एक सोच का बदलाव है। ये एक संदेश है कि नए कानून में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। नए कानून की एक और खासियत है इसकी भाषा। कानून की भाषा अक्सर बहुत मुश्किल होती है ना? बीएनएस ने इसे आसान बनाने की कोशिश की है। जैसे चोरी की ये कानूनी परिभाषा थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझाया गया है। ये उदाहरण सीधे कानून की किताब से ही लिया गया है। ये दिखाता है कि किसी की चीज को बिना छुए भी चोरी कैसे हो सकती है। जैसे ही कुत्ते ने चारा देखकर पीछा करना शुरू किया, कानूनी तौर पर चोरी हो गई। क्यों? क्योंकि इरादा बेईमानी का था और कुत्ते को उसकी जगह से हटा दिया गया। इस तरह के उदाहरण कानून को समझने में मदद करते हैं। अब सजा को लेकर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव। बीएनएस में पहली बार सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को एक आधिकारिक सजा के तौर पर शामिल किया गया है। अब तक सजा का मतलब अक्सर जेल ही होता था, पर अब छोटे-मोटे अपराधों के लिए, खासकर जब कोई पहली बार ऐसा करता है, तो उसे जेल भेजने के बजाय समाज की सेवा करने की सजा दी जा सकती है। इसके पीछे की सोच सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब बदलावों का असल में भारत के आम नागरिकों और हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर पूरी बातचीत को समेटें तो बीएनएस क्या है? सबसे पहले यह आधुनिक है, जो आज के साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे अपराधों से निपटता है। दूसरा, यह सुव्यवस्थित है, जिसमें भाषा सरल है। तीसरा, यह कुछ मामलों में पहले से ज्यादा सख्त हैं, जहां सजा और जुर्माना दोनों बढ़ाए गए हैं। और चौथा, यह सुधारवादी है, जो राजद्रोह जैसे पुराने कानूनों को हटाकर सामुदायिक सेवा जैसी नई सोच लाता है। लेकिन देखिए, कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। देश भर के लाखों पुलिसकर्मियों, वकीलों और जजों को अब इस नए कानून को समझना और अपनाना होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर यह सब ठीक से हो पाया, तो लंबे समय में इसका लक्ष्य एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाना है जो सभी के लिए ज्यादा तेज और ज्यादा सुलभ हो। तो आखिर में हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। एक आधुनिक भारत के लिए एक आधुनिक कानून तो आ गया है, पर क्या ये वाकई हर नागरिक तक तेज और निष्पक्ष न्याय पहुंचा पाएगा? ये एक बड़ी उम्मीद भी है और एक बड़ी चुनौती भी। इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।